नैनीताल के तलीताल में पुलिस सुरक्षा के बीच गैस के सिलेंडर बांटे गए हैं। सिलेंडर बुकिंग और सिलेंडर नहीं मिलने की शिकायतों के बीच नैनीताल के पूर्ति अधिकारी ने कई स्पॉट पर छापेमारी की है। निर्देश दिए गए हैं कि बुकिंग वाले ग्राहकों को गैस सिलेंडर मिले, वहीं कालाबाजारी वालों को भी सख्ती के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही जिला पूर्ति अधिकारी ने नारायण नगर के गैस गोदाम में भी छापेमारी कर पूरा रिकॉर्ड लिया है। हमारे पास जो 100% जो पहले से जो सप्लाई होती थी, आज भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर गैस उपलब्ध है। आज इसी का जायजा लेने के लिए मैं यहाँ पर गोदाम में भी आया हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज पूरे दिन में वितरण करने के बाद भी यहाँ पर हमारे पास अभी पर्याप्त मात्रा पे स्टॉक है और कल भी फिर गाड़ियाँ आएंगी, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। मतलब हमारे पास 2 ही गाड़ी आती हैं, 2 गाड़ी हमको आज भी आ रही है। सप्लाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सा पैनिक ना हो। कस्टमर बिल्कुल ऐसे केओस क्रिएट ना करें, भीड़ भाड़ ना करें, हल्ला वल्ला ना करें। जिसको जैसे बुकिंग होती जा रही है धीरे धीरे वैसे डिलीवरीज करते जाएंगे। इजराइल और अमेरिका के ईरान के साथ युद्ध के बीच नैनीताल जिले में भी लोग गैस के लिए परेशान हैं। ऐसे में लोग गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी कतारें लगाकर सिलेंडर भरने का इंतजार कर रहे हैं, जिसको देखते हुए नैनीताल के जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। शनिवार से गैस गोदाम के बाहर से किसी भी ग्राहक को भरा हुआ एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा। जिले में एलपीजी की डिलीवरी वैसे ही की जाएगी जैसे पहले की जाती थी। जहां पर डोर स्टेप पर डिलीवरी होती थी वहीं पर डोर स्टेप डिलीवरी होगी, और जहां 1 स्टेप डिलीवरी होती थी वहां वैसे ही सिलेंडर डिलीवर किया जाएगा। ली जा रही है, तो डोमेस्टिक में एज सच क्राइसिस की स्थिति नहीं है। भले ही उसमें वो जो इंटरलॉकिंग पीरियड है वो बढ़ गया है, तो नागरिकों से पुनः अपील की जाती है कि वो बुकिंग करा लें, उसके बाद डिलीवरी के लिए घर पर प्रतीक्षा कर सकते हैं। पूर्व की तरह एजेंसीज डिलीवरी कराने को तैयार है। विकासनगर में गैस सिलेंडर को लेकर लोग परेशान नजर आए। गैस एजेंसी में सुबह से लोगों की भीड़ लग रही है। हालांकि अब ऑनलाइन सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी सिलेंडर के लिए लोग परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि तकनीकी दिक्कतों के चलते सर्वर बार बार धीमा पड़ रहा है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। गैस बुकिंग नहीं हो रही, लाइन नहीं खोल रखे हो, कहाँ से बुक करें? कल से लगे थे। कल हमें बताया रात को 8 बजे बुक करो गैस को, 8 बजे बुक करे, 10 साढ़े 10 बजे तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। बस सिलेंडर के लिए 2-3 बार अप्लाई कराए, फिर ओपीटी नहीं आई, फिर आज यहीं आना पड़ा। गैस की बड़ी परेशान हो रही। पहले ऑनलाइन आई, घर मिल जाता तो सिलेंडर हमें। कब से लाइन लगी? 2-3 बार आ गई। विकासनगर क्षेत्र में है, पूरे तहसील क्षेत्र में कोई भी ऐसी पैनिक सिचुएशन नहीं है। गैस की आपूर्ति पर्याप्त है और सुचारू रूप से ये आपूर्ति की जा रही है। अभी तक जो बुकिंग की जो सुविधाएं ऑनलाइन थी, उसको ऑफलाइन भी पूर्ति विभाग द्वारा किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो घरेलू आपूर्ति जो की जाती थी, उस पर जोर दिया जा रहा है। गुरुवार को रसोई गैस किल्लत को लेकर सदन में चर्चा के बावजूद कांग्रेस ने शुक्रवार को एलपीजी गैस सिलेंडर के कटआउट हाथ में लेकर प्रदर्शन किया है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। दरअसल ये जो प्रदर्शन है लगातार किया गया विधानसभा के बाहर। विपक्ष लगातार ये प्रदर्शन करता दिखाई दिया। आरोप यह है कि सरकार किल्लत न होने के झूठे दावे कर रही है, जबकि जनता की लंबी कतार लगी हुई है। रसोई गैस संकट पर कांग्रेस ने ये प्रोटेस्ट किया है। एलपीजी की आपूर्ति कर न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। गैस सिलेंडर दे न सके जो, वो सही है। जो सरकार निकम्मी है। देश में और प्रदेश में एलपीजी की जो है बहुत कमी है, और उस कमी को लेकर के हमने सदन के अंदर भी कार्य स्थगन लाने का प्रयास किया, और ये बड़ी जद्दोजहद के बाद नेता प्रतिपक्ष को सुना गया है। नहीं, ये दिखाई दे रहा है कि कॉमर्शियल सिलेंडर में रोक लगा रखी है सरकार ने, लेकिन जो रसोई गैस सिलेंडर की उपलब्धता होनी चाहिए उसका पूरे प्रदेश में उसका असर दिखाई दे रहा है।
राज्य में एलपीजी संकट को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस पर प्रदर्शन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक वैश्विक समस्या है, लेकिन कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि गैस को लेकर न तो देश में और न ही प्रदेश में कोई समस्या है, खुद मैं इसकी समीक्षा कर रहा हूं। जहाँ पर भी कोई गड़बड़ी होगी वहाँ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और मैं समझता हूँ इसमें प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक विश्वव्यापी चुनौती है, इस समय पूरे विश्व के अंदर चल रही है, लेकिन हमारे देश के अंदर या राज्य के अंदर कहीं कोई परेशानी नहीं है और सभी प्रबंध कर दिए गए हैं। उसकी मैं स्वयं समीक्षा भी कर रहा हूँ। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि सरकार इस विषय पर अध्ययन कर रही है। गुरुवार को विधानसभा में बीजेपी विधायक शिव अरोरा द्वारा उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण के लिए विधेयक लाने के सुझाव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार जनसंख्या संतुलन को लेकर सतर्क है और इस विषय पर अध्ययन किया जा रहा है। दरअसल बीजेपी के अंदर इस बात की अक्सर चर्चा रही है कि प्रदेश के कुछ इलाकों में संप्रदाय विशेष की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं और सदन के सामने रखा है। सत्तू भाई अरे माइक नीचे कर सरकार काफी सारे मुद्दों पर पहले से भी काम कर रही है। यूसीसी का कानून 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा समय हो गया लागू हो गया है। यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ की विरासत वो आगे चले, हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य मिले। यहाँ पर किसी प्रकार का जो हमारे मूल्य हैं, देवत्व है, वो सुरक्षित रहना चाहिए। उसको लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने को लेकर बात आई तो कांग्रेस के अल्पसंख्यक विधायक नाराज हो गए। ये विफलताएं जो अपनी 5 साल की विफलताएं उनको छुपाने के लिए फिर उनके पास इस तरह के काम करने के अलावा और कोई दूसरा चारा बचता नहीं है। तो ये तो एक विफलताओं से बचाने के लिए एक मैंने आपसे कल भी कहा था, परसों भी कहा था, अभी देखते रहिए, अभी तो आने वाले वक्त में बड़े बड़े कम्युनल कार्ड्स खेलेंगे। तो ये अलग अलग तरह के कम्युनल कार्ड्स खेलेंगे। अवैध मदरसों पर एक्शन हो या देश में पहली बार यूसीसी लागू करना, उत्तराखंड ऐसे तमाम फ्रंट में आगे रहा है। और अब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो चर्चा चली है वो कहां तक जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। सुनील नप्रभात, न्यूज़ 18, गैरसैंण। उत्तराखंड विधानसभा में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर चर्चा चल रही थी, तभी बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान और कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह के बीच तू-तू मैं शुरू हो गई। सदन में बोलते हुए प्रीतम सिंह भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रखे थे और इसी दौरान मुन्ना सिंह चौहान बीच में बोल पड़े, जिस पर प्रीतम सिंह ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये अजीब परंपरा है और जवाब संसदीय कार्य मंत्री को देना चाहिए, लेकिन जिसकी मर्जी हो वो बीच में बोलने शुरू कर देता है। बहस के दौरान प्रीतम सिंह ने मुन्ना चौहान पर तंज कसते हुए कहा उनकी तड़प बता रही है कि दाल में कुछ काला है। पलटवार भी उन पर मुन्ना सिंह ने किया और कहा कि वो उन नेताओं में नहीं है जो खेत समतलीकरण के नाम पर विधायक निधि बांटते थे। जवाब में प्रीतम सिंह ने कहा कि कुछ लोग जब राजनीति में आए थे तब उनकी क्या हैसियत थी और आज क्या हो गई है, ये सब जानते हैं। दोनों नेताओं के बीच बढ़ती नोकझोंक को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष और अन्य विधायकों को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। अध्यक्षा जी, मैं कहना चाहता हूँ, आरोप प्रीतम सिंह ने लगाए और उन्होंने कहा कि इस परियोजना में भ्रष्टाचार हो रहा है। बताइए ना नाम उनने। नहीं, अरे बताइए क्या मतलब, बताइए। आप पे आरोप लगा, बताइए क्या बता रहा हूँ, नाम बताए ना, मैं ही जवाब दूंगा। यही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं तो तुम्हारे कह रहा हूँ, मैं ही जवाब में नहीं हूँ। अगर इतनी तड़प है, तड़प है, कुछ ना कुछ है, कान में कुछ ना कुछ काला है, साथ करते कान में कुछ काला है। और ये आरोप अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्षा जी, ये आरोप मेरे नहीं, मेरे खिलाफ, उन नेताओं जो खेत समतलीकरण के नाम पे विधायक निधि बांटता हूँ, उन नेताओं में से नहीं हूँ जो घर की सुरक्षा दीवार के नाम पे नकद धनराशि बांटता हूँ। माननीय अध्यक्षा जी, मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग जब राजनीति में आए थे क्या हैसियत थी और आज क्या हैसियत है। मैं राजनीति में तुमसे लगाओगे, जिस व्यक्ति ने प्रमुख को अपने पिता का नाम बदल दिया, वो
माननीय अध्यक्ष जी, कर्म पे नहीं आया अध्यक्ष जी, और हम तुम्हारी तुम्हारी रहमो करम पर नहीं हूँ मिस्टर, रहमो करम पे नहीं आया हूँ, ऐसा है रहमो करम पे नहीं आया हूँ, करम पर अच्छा खासा बढ़िया कैरियर छोड़ के आया हूँ, बढ़िया कैरियर। अरे आज नहीं खेलता था, जुआ नहीं खेलता। सुनो मिस्टर, शांत तुम्हारा चुनाव में माननीय अध्यक्ष जी, कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया। जो व्यक्ति अरे मेरे पास भी कांग्रेस के लोग ही आए जिन्होंने कहा कि हमारे यहाँ विधायक नीति में खच्चर बटिया बन रही है। अरे एक बात सुनो, विधानसभा का माननीय अध्यक्ष चश्मा पहनने की ये नहीं थी। मैंने कोई आरोप नहीं सुनिए, मध्यस्थी, मैंने कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया। जो व्यक्ति मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी का, उसने आरोप लगाया। अगर वो आरोप लगाएगा तो मैं कहूं ना सदन में। शुक्रवार को विधानसभा में भ्रष्टाचार पर चर्चा के दौरान सदन का माहौल कई बार गर्मा गया। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सरकार के बहुचर्चित डैनिश शराब प्रकरण का जिक्र किया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक भी देखने को मिली है। भ्रष्टाचार पर विपक्ष की ओर से लाए गए चर्चा प्रस्ताव पर जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस शासनकाल के कई मामलों को उठाया। इसी क्रम में उन्होंने डैनिश शराब प्रकरण का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। बहस के दौरान सुबोध उनियाल कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह पर टिप्पणी करते हुए बोले कि गंगाजल हाथ में लेकर कसम खाओ कि यशपाल आर्य शराब नहीं पीते। इस बयान पर विपक्ष की ओर से तुरंत प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि संसदीय कार्य मंत्री से सवाल कर दिया है कि क्या आप शराब पीते हैं। इस टिप्पणी पर बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि सदन में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मैं तो शराब में तो तुम्हें शराबी नहीं कहा भाई, तुम अपने को क्यों समझ रहे हो? मैंने कभी कहा शराब पिलवाना तो गलत है। गंगाजल हाथ में लेके कह सकता हूँ यशपाल आर्य नहीं पीते। मैं भी कह रहा हूँ गंगाजल हाथ में शराबी हाथ में थोड़ी कहा मैंने। आप सो मोटो क्यों स्वीकार कर रहे हो भाई? क्यों सो मोटो स्वीकार कर रहे हो? आप भी पीते हो? आप भी पीते हो? अब ये सदन की कार्यवाही में ये ऐसी बातें यहाँ पे मत बोलिए। ये अच्छा सदन है, कोई मजाक थोड़ी ना चल रहा है। भ्रष्टाचार पर चल रही बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हल्की फुल्की छींटाकशी भी जारी रही। एक मौके पर जब संसदीय कार्य मंत्री अपना जवाब दे रहे थे तब नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें टोकते हुए कहा कि इधर उधर की बात न कर और ये बताएं कि काफिला किसने लूटा। इस पर संसदीय मंत्री सुबोध उनियाल ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि उसी ने लूटा। इस दौरान सदन में कुछ देर के लिए शोर शराबा भी देखने को मिला, लेकिन बाद में कार्रवाई आगे बढ़ा दी गई। भ्रष्टाचार में डूबी हुई है मंत्री जी, देखना चाहती है माननीय मंत्री जी, हमारे मैं आपसे कह रहा हूँ, आपसे मुन्ना भाई ने जो दिखाया, आपसे मुखातिब, अरे सुन लो भाई, आपसे मुखातिब माननीय मंत्री जी, अरे मंत्री जी सुन लो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तुम इधर उधर की बात न करो, ये बताओ कारवा किसने लूटा? सदस्य श्री हरि सिंह ध्यामी जी तथा माननीय सदस्य कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं नियम 310 के नियम 58 में परिवर्तित इस सूचना को ग्राह्य करती हूँ। मत संख्या 10। भ्रष्टाचार पर चर्चा के दौरान हुई इस तीखी बहस और तकरार ने सदन के माहौल को कुछ देर के लिए गर्म जरूर कर दिया, लेकिन अंततः चर्चा आगे बढ़ती रही और सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। गैरसैंण से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार की मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना युवाओं के लिए लाभदायक साबित हो रही है। विधायक सुरेश गड़िया ने सवाल के जवाब में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सदन में बताया कि इस योजना के तहत युवाओं को विदेशों में रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है। अब तक 143 युवाओं को विदेशी भाषाओं की ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जबकि 92 युवाओं को विदेशों में नौकरी भी मिल चुकी है। इनमें से अधिकांश युवाओं को जापान और सऊदी अरब में रोजगार मिला है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि दून यूनिवर्सिटी में 541 छात्रों को 5 विदेशी
भाषाओं की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। अभी तक हम 92 बच्चों को जापान और सऊदी अरेबिया में प्लेसमेंट दिला चुके हैं, अच्छी सैलरी पे। लगभग 80,000 से 1 लाख के बीच में जापान में हमारे बच्चे गए हैं और 35,000 से 45,000 के बीच में सऊदी अरेबिया में बच्चे हमारे गए हुए हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि उत्तराखंड के समस्त बच्चों को जो इंटरेस्टेड हैं अपनी सेवा बाहर विदेश में देने के लिए, उनको हम लैंग्वेज में ट्रेनिंग दे दें। और हमारे पास 16 RAs हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में रजिस्टर्ड हैं, क्रेडिबिलिटी है उनकी। लगातार उन्होंने केंद्र सरकार के साथ मिलके बच्चों को विदेशों में नौकरी दिलवाई है, तो यहाँ पे कोई फ्रॉड का स्कीम नहीं है। मार्च का महीना आते ही उन पेरेंट्स की टेंशन बढ़ गई है जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। एक बार फिर से स्कूल फीस का बढ़ना, किताबों और ड्रेस का दुकान से लेना समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हर साल पेरेंट्स परेशान होते हैं। देखिए, नया एजुकेशन सेशन शुरू होने में अब 20 दिन बाकी है और इस साल भी प्रदेश के प्राइवेट स्कूल 5 से 10% तक फीस बढ़ाने की तैयारी में है। 250 से ज्यादा स्कूल से जुड़ी प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि स्कूल चलाने के लिए फंड चाहिए। टीचर्स की सैलरी इंक्रीमेंट से लेकर स्कूल के अपने खर्चे भी स्कूल फीस से ही पूरे होते हैं। स्कूल में फैसिलिटी देनी है तो जरूरी है कि स्टैंडर्ड बरकरार रखा जाए, इसलिए फीस बढ़ाना जरूरी होता है। जबकि इसी बात से पेरेंट्स परेशान हैं। स्टूडेंट राइट्स की संस्था नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स मानती है कि उत्तराखंड में फीस एक्ट इसलिए ही नहीं बनाया जा रहा क्योंकि एजुकेशन के नाम पर चल रहा पूरा कॉकस इस पर काम कर रहा है। फीस एक्ट आने से वो काम नहीं कर सकेगा। पेरेंट्स को, अधिकतर जो पेरेंट्स हैं 99% पेरेंट्स इस बात को समझते हैं कि क्या नाम रीजनेबल फ़ी हाइक के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें हर साल टीचरों को भी क्या नाम उनकी सैलरी में बढ़ोतरी करनी पड़ती है, मेंटेनेंस के खर्चे बढ़ते हैं, बिजली के भी आपने देखा होगा कि उसके भी रेट बढ़ गए हैं। बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है, उसे रीएडमिशन की फ़ीस क्यों देनी है या उसको एनुअल चार्जेस के रूप में क्यों देना है, स्पोर्ट्स डे के चार्ज में, अदर एक्टिविटीज़ के, स्मार्ट क्लासेस के नाम पे, जबकि आपके यहाँ इसके स्मार्ट क्लासेस नहीं है, आप स्मार्ट क्लासेस के पैसे ले रहे हो। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि जो आप कह रहे हैं फीस एक्ट की बात, फीस एक्ट है, शिक्षा नियामक आयोग है, दोनों कानून ऐसे हैं जो कि अभिभावकों की राहत के लिए थे, बट वर्ष 2016 से 2026 आ गया, 10 साल में आज तक तैयार नहीं हुआ। उत्तराखंड में फीस एक्ट को लेकर हर साल बात उठती है, कमेटी बनती है, लेकिन एजुकेशन सेशन खत्म होते ही वो भी खत्म हो जाती है। हालांकि शिक्षा मंत्री का कहना है कि हमने रेगुलेटरी बॉडी बनाने का प्रस्ताव दिया है जिस पर जल्द काम होगा। देखिए, उसके लिए आपने देखा होगा कि हमने एक रेगुलेटरी बॉडी बनाने का प्रस्ताव दिया है और मुझे लगता है कि इस पे बहुत जल्दी काम हो जाएगा। उत्तराखंड स्कूल एजुकेशन का बड़ा हब है। देहरादून, मसूरी, नैनीताल जैसी जगह में कई स्कूल ऐसे हैं जहां विदेशों से भी बच्चे पढ़ रहे हैं। दिक्कतें उनके लिए नहीं जिनको बड़ी फीस से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुश्किलें उनके सामने जरूर हैं जो अपनी गाढ़ी कमाई से बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर कुलदीप यादव अब मैदान के बाद जिंदगी की नई पारी खेलने जा रहे हैं, जहां पर वो शनिवार को अपने बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा के साथ 7 फेरे लेंगे। डेस्टिनेशन है मसूरी, जहां से शादी का जश्न होगा। टीम इंडिया के एक और क्रिकेटर कुलदीप यादव शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। जहां अपनी फिरकी से वो विपक्षी बल्लेबाजों को नचाते हैं, अब वो जिंदगी भर की पिच पर क्लीन बोल्ड हो गए। पहाड़ों की रानी मसूरी में वो अपनी ड्रीम गर्ल वंशिका चड्ढा के साथ 7 फेरे लेंगे। उनके फैंस को भी इस शादी का बेसब्री से इंतजार है। कुलदीप और वंशिका दोनों के परिजन और रिश्तेदार मसूरी में मौजूद हैं। शादी जब टीम इंडिया के खिलाड़ी की हो तो संगीत भी हाई वोल्टेज और डांस भी फुल ऑन है। होटल सेवॉय में शादी का समारोह हो रहा है, जहां पर प्री वेडिंग फंक्शन जोरों से चल रहे हैं। इसी बीच संगीत सेरेमनी से कुलदीप यादव के डांस का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो झूमते हुए नजर आ रहे हैं। क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल भी उनके साथ जमकर थिरक रहे हैं।
दोनों की बॉन्डिंग भी यहाँ पर दिखाई दी। सभी दोनों को कुलचा के नाम से जानते हैं। यहाँ भी जबरदस्त स्वैग रहा। यजुवेंद्र चहल के अलावा रिंकू सिंह अपनी मंगेतर प्रिया सरोज के साथ मसूरी पहुंच चुके हैं। पूर्व क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार भी अपनी फैमिली के साथ शादी अटेंड करने गए हैं। भारतीय टीम के फील्डिंग कोच टी दिलीप भी मसूरी के लिए जाते हुए दिखे। इस शादी में तमाम भारतीय क्रिकेटरों के शामिल होने की उम्मीद है। कुलदीप मसूरी में अपनी बचपन की दोस्त वंशिका चड्डा से शादी करने जा रहे हैं। दोनों ने पिछले साल जून के महीने में सगाई की थी। वंशिका LIC में काम करती हैं और वो श्याम नगर की रहने वाली हैं। कुलदीप और वंशिका की बचपन में दोस्ती हुई, बाद में दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। कुलदीप की ये डेस्टिनेशन वेडिंग क्रिकेट फैंस के लिए खासा उत्साह है, क्योंकि वर्ल्ड कप जीतने के बाद अब उनका फोकस एक नई शुरुआत पर है। 17 मार्च को लखनऊ में रिसेप्शन की भी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। ऋषिकेश में विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद 84 कुटिया यानी कि बीटल्स आश्रम है, जो कि महर्षि महेश योगी की प्राचीन धरोहर है, जिसे अब GMVN यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम हेरिटेज से जोड़ने जा रहा है। और इसके लिए राज्य सरकार 16 मार्च से शुरू हो रहे इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल के माध्यम से हेरिटेज वॉक कराने जा रही है, जिससे 60 के दशक में विश्व प्रसिद्ध बीटल्स के भारतीय योग और अध्यात्म को आम जनता के सामने लाया जा सके। जिसे बीटल्स आश्रम के नाम से भी लोग जानते हैं, तो गंगा रिजॉर्ट से बीटल्स आश्रम तक का ये 3 किलोमीटर का हेरिटेज वॉक आयोजित किया जाएगा, जिसमें इस बीच जितने भी जो कल्चरल स्पॉट्स हैं बीच में वो भी कवर किए जाएंगे। और साथ में बीटल्स आश्रम पे जाके एक शाम को योगा सेशन वहां पे भी आयोजित किया जाएगा।